अजीत भाई साहब, आपसे इसलिए दो चीजें पूछ रहे हैं। एक तो दो मेरे दर्शक हैं, उन्होंने दो सवाल पूछे। एक तो उनका, कुछ लोगों का कहना है कि ये केजरीवाल साहब अपना रास्ता साफ कर रहे हैं, इस तरह की भी कुछ चर्चा है, ये अफवाह है। लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें एक दर्शक मेरे कह रहे हैं कि अगर अगर अब संजय सिंह का अपराध ये है कि उन्होंने इन बिजनेसमैन को केजरीवाल साहब और मनीष सिसोदिया साहब से मिलवाया, तो हमारे मोदी जी तो मेहुल भाई और मेहुल चोकसी भाई और ये सब जो कहे, तो वो भी तो अपराध है भाई। आपके तो वो भाई लोग थे, तो वो तो पैसा लेके चंपत हो गए, तो उनके ऊपर भी कुछ कार्रवाई होगी कि नहीं? एक तो ये। दूसरा, मैं एक लार्जर चीज आपसे पूछ रहा हूं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मोदी जी का एक डेस्परेशन ये भी हो रहा है कि वो कहीं एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बार बार वो कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार से, बहुत भ्रष्टाचारियों से लड़ रहा हूं। तो वो कहीं ये दिखाना चाह रहे हैं कि उनको छोड़ के बाकी सब लोग भ्रष्टाचारी हैं और सबको उन्होंने जेल में डाल दिया है। क्योंकि जिस रफ्तार से वो चल रहे हैं, उस रफ्तार से तो इलेक्शन आते आते काफी पार्टी के लोग जेल में रहेंगे। मैं दोनों चीजों पे, आप पे जिस रफ्तार से ये डाला जा रहा है, और रिलेशनशिप बिटवीन जाति जनगणना और इस पे। आपने जो पहला सवाल किया आनंद जी, जब आप शुरू किए बोलना, तो जी आपने एक चीज पॉइंट आउट किया कि ये जो पत्रकारों को जो अरेस्ट किए जा रहे हैं, जी वो उसमें एफआईआर नहीं दिया गया। जी मैं जी चाह रहा था कि ऑडियंस को थोड़ा आर्टिकल 22(1) भारतीय संविधान का एक लाइन उसका मैं सुना दूं प्लीज अंग्रेजी प्लीज में, इफ यू परमिट। वो प्लीज कहता प्लीज। है आर्टिकल 22(1), नो पर्सन हु इज अरेस्टेड shall be detained in custody without being informed as soon as may be of the grounds for such arrest। ये मतलब टोटली एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट है। और इस और ये ग्राउंड्स क्या दिया गया? ग्राउंड्स दिया गया कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं है, मतलब ट्यूसडे को अरेस्टिंग हुआ है, तो ग्राउंड दिया गया कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं है, उसलिए जो है हमने आपको एफआईआर नहीं दिया। तो किसी भी लॉयर से या जज से आप यदि पूछेंगे, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक प्रोसिक्यूटर आप ऐसे भी ला सकते थे, बट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जरूरत नहीं है एफआईआर देने के लिए, क्योंकि ये तो फंडामेंटल राइट है। मतलब उसके बाद जो है, जब पुलिस जो है उसने एक साइट किया है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 2016 का, जिसके अनुसार वो एफआईआर की नहीं देंगे, और वो जो है दैट जजमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टेररिज्म। अब ये बताइए कि अब प्रबीरपुर कायस्था या इन दिस केस जितने बाकी सारे जो जर्नलिस्ट हैं जिनको उन्होंने अरेस्ट किया, उसमें कहां से टेररिज्म रिलेटेड है? इनफैक्ट मैं थोड़ा सा 1 मिनट के लिए ऑडियंस को बताना चाहता हूं कि यही प्रबीरपुर कायस्था को ड्यूरिंग इमरजेंसी जेएनयू कैंपस से अरेस्ट किया गया था। देवी प्रसाद त्रिपाठी के नाम से पुलिस आया था, उनसे पूछा कि आपका नाम क्या देवी प्रसाद त्रिपाठी या डीपी त्रिपाठी, जिनका रिसेंटली डेथ हुआ है, जो उस जमाने में इलाहाबाद से आए थे और जेएनयू के स्टूडेंट लीडर थे। और उसके बाद प्रबीरपुर कायस्था को अरेस्ट करके ले गया और काफी महीने वहां पर रखा था ड्यूरिंग द इमरजेंसी, याद रखिएगा। और अभी टेक्निकली तो इमरजेंसी नहीं है, तो उस ग्राउंड्स पे प्रबीरपुर कायस्था को ही मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं। जो बाकी 46 जर्नलिस्ट के घर में रेड हुआ और उनको अरेस्ट किया गया, ये मेरे अनुसार बहुत ही शर्मनाक है। and it is really a shameless act by the government, by the in this case by the sessions court or the police of Delhi, कि माने इस तरह से आप जर्नलिस्ट को। अच्छा, दूसरी बात, इनको जब अरेस्ट किया गया और सवाल किया गया, तो 3 सवाल पूछा गया। एक सवाल था, आपने फार्मर्स एजिटेशन जब हुआ दिल्ली में, तो आपने उस पर लिखा? सोच लीजिए, सारे जर्नलिस्ट इंक्लूडिंग अस, हम लोग हाँ, सब रिपोर्ट किए हैं ऑन द फार्मर एजिटेशन इन दिल्ली 2020 में, जो 1 साल करीब करीब 2020 से लेकर 2021 तक चला था।
पूरा दुनिया के सारे जर्नलिस्ट ने उस पर रिपोर्ट किया, सारे न्यूज़पेपर, टेलीविजन चैनल सारे ने रिपोर्ट किया। ये सवाल उनसे पूछा गया। उसके बाद पूछा गया जो उसके पहले जो सो कॉल्ड यू नो सॉर्ट ऑफ उसके खिलाफ जो माइनॉरिटीज के इशू पे सीएएनआरसी हाँ उस पे क्या आप रिपोर्ट किए? सारे जर्नलिस्ट ने उस पर रिपोर्ट किया है, सारे अखबार, सबको अरेस्ट कर लें इन दैट केस। मतलब इतना घिनौना है। हाउ इज दैट रिलेटेड? अच्छा, चार्ज क्या है? चार्ज है कि भाई आपने फंडिंग लिया है कोई चाइनीज सोर्स से। वो भी जब मैं कनाडा में था 2 महीना पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बहुत बड़ी स्टोरी ब्रेक की थी जिसमें उन्होंने नाम दिया था एक इंडियन ओरिजिन बिजनेसमैन का, जो मान लीजिए ऑल ओवर द वर्ल्ड सो कॉल्ड लिबरल्स को फंडिंग कर रहे थे। वो भी एस्टैब्लिश नहीं किया गया है और सीधे कह दिया गया कि आप चाइनीज सोर्स से किए। मान लीजिए यदि उनको मिले कि भाई चाइनीज सोर्स से कुछ फंडिंग हुआ है तो ठीक है, उस पर आप कार्रवाई कीजिए। बट इससे क्या रिलेशनशिप है कि आप फार्मर्स इशू पर लिख रहे थे, अदर पब्लिक इश्यूज पर लिख रहे थे? ये जो है ना, दिस इज ए डायरेक्ट वायलेशन ऑफ आर्टिकल माने जो भी फंडामेंटल राइट्स मिला है इंडियन जर्नलिस्ट को, उसका डायरेक्ट वायलेशन है, डायरेक्ट वायलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एफआईआर नहीं दे रहे हैं। तो एक तो वो, दूसरा आपने जो कहा संजय सिंह वाले इशू में, या आपने उसके पहले मेंशन किया कि केसीआर की डॉटर, या जितने अपोनेंट्स हैं गवर्नमेंट के, उसको जो है आप सीधे ड्रैग करके ईडी को यूज कर रहे हैं। सीबीआई को पहले यूज करते थे, आप ईडी को यूज कर रहे हैं। और उसके बाद जो है आप कहते हैं कि लॉ इज टेकिंग इट्स ओन कोर्स। भाई कौन सा कानून है जो आपको ये कहता है कि आप लोगों के फंडामेंटल राइट्स को जो है वायलेट करें? मुझे लगता है कि ऑल दीज शो, आपने जो सवाल रेज किया कि जाति गणना जो हुआ है, कास्ट सर्वे, वो जो नीतीश जी ने किया बिहार में, या मान लीजिए तमिलनाडु कर्नाटक में हुआ, अब लोग डिमांड कर रहे हैं देश में हुआ, पूरे देश में हो। ये मुझे याद दिलाता है उस जमाने का 1990s का, जब कमंडल और मंडल के बीच जो एक तरह से कहिएगा कि क्लैश हुआ था, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह और उधर अडवाणी जी थे बीजेपी में, और वो जो उस समय का जो क्लैश है वो दोबारा एक बार फिर से अपना अगली हेड फिर से मतलब ऊपर उठा है। और इससे क्लियरली, अच्छा उसमें हुआ क्या है कि राहुल गांधी कर्नाटक चुनाव से लेके अभी तक वो टोटली जो है इन फेवर ऑफ ये जो जाति गणना जो है इसके फेवर में आ गए हैं। तो सारा इंडिया अलायंस जो है एक तरह से कहिएगा कि माने एक साथ जुड़ गया है, वो ग्लूड हो गया है, और उसको एक बड़ा सा एजेंडा मिल गया है। और इससे जो है बीजेपी क्लियरली लग रही है कि इनसिक्योर हो गई है, डर गई है। और उसी तरह से जैसे मिसेस गांधी इमरजेंसी के पहले जब जेपी एजिटेशन हुआ गुजरात में, बिहार में, आप तो आनंद जी उसके पार्ट रहे हैं, आपको तो अच्छी तरह से आप रिकॉल कीजिएगा, जिस तरह से वो पैरानॉइड होके और इमरजेंसी डिक्लेयर की। तो इमरजेंसी तो डिक्लेयर नहीं हुआ है, पर सारे मूव्स जो हैं वो मैं कहूंगा कि मुझे वही याद, मैं तो तब स्कूल में ही था, पर मैंने जो उसके बारे में पढ़ा, जो सा कमीशन रिपोर्ट पढ़ा, मुझे तो बहुत ही क्लियर पैरेलल नजर आ रहा है। और चुनाव के लोग, और दूसरा कुछ जो सर्वेज आए हैं जो कह रहे हैं कि बीजेपी इज इन सीरियस ट्रबल, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में। अभी जो 4-5 चुनाव जो आने वाला है नवंबर दिसंबर में, वो टाइम्स नाउ का पोल, टाइम्स नाउ तो कोई वामपंथी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बट उसको जो सर्वे में मिला है वो पॉइंट आउट किया है। तो उससे जो है भाजपा और भाजपा के लीडर्स वो इस कदर एक तरह से
थ्रेटेंड हो गए हैं कि अब जो है, जो भी इस पर इशू उठाए वो एंटी नेशनल हो जाता है, वो टेररिस्ट है। जो बेसिक प्रेस इंफॉर्मेशन दे, डेटा दे, उसके खिलाफ जो है आप ऐसा ऐसा स्टेप्स लेते हैं, उसको अरेस्ट करते हैं, ग्राउंड्स हो चाहे नहीं हो। ये मतलब बिल्कुल जो है डेमोक्रेसी का माखौल है। लॉ, अपने संविधान का एक तरह से आप माखौल उड़ाते हैं। मैंने अभी रिसेंटली जयंत सिन्हा को सुना था एक डिबेट में, जिसमें वो बड़ा पैशनेटली आर्ग्यू कर रहे थे शशि थरूर के साथ कि भाई हम तो संविधान ही हमारा गीता है। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने भी यह बात दोहराया था। अब पहली बार बोला था कि हम जो है संविधान को अपना गीता मानेंगे। भाई वो आप ना गीता का आप इज्जत करते हैं, ना तो आप संविधान का इज्जत कर रहे हैं। आप तो माने टोटली वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जर्नलिस्ट का, अपोजिशन मेंबर्स का, जो भी आपको क्रिटिसाइज करे उसके खिलाफ। तो ये जो है ना, इस तरह का स्टेप्स मेरे अनुसार ये तभी होता है व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ द डे वो पैरानोया हो जाता है, डर लग जाता है कि अब तो हम अब पावर से हम जा रहे हैं। और ये मुझे बिल्कुल, इनफैक्ट प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश प्रिंसटन में प्रोफेसर हैं जिन्होंने इमरजेंसी में किताब लिखा है। 2-3 दिन पहले उनका एक लेक्चर आया जिसमें उन्होंने डायरेक्टली पॉइंट आउट किया। उन्होंने कहा, मैं कहता हूं कि अभी जो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है दैट इज वर्स देन द इमरजेंसी दैट इंदिरा गांधी ब्रॉट बिटवीन 1975 एंड 77। और उन्होंने कहा कि ये जो है ये लॉन्ग टर्म में इंडिया के पॉलिटी को सबसे ज्यादा डैमेज करने वाला है। तो ये बहुत ही मतलब सीरियस एलिगेशन है फ्रॉम ए पर्सन एज एमिनेंट एज प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश। उनकी किताब मतलब ब्रिलियंट बुक है इमरजेंसी पे। तो मेरा यही कहना होगा कि इट इज मतलब नो, आई कांट सी एनी अदर रीजन व्हाई ए पार्टी विथ मतलब 350 करीब करीब उनके पास एमपीज हैं, वो इस कदर क्यों डरे हुए हैं, अदर देन द फैक्ट कि उनको लग गया है कि ऑपोजिशन एक ही साथ नहीं आया है 28 पार्टी का इंडिया, उसके पास अब एक बहुत सीरियस एजेंडा आ गया है विच इज द कास्ट सर्वे। जी, मैं अजीत भाई साहब आपसे एक दो चीजें पूछ लूं। मेरे ख्याल में एक तो मेरिट ऑफ द केस बिल्कुल अलग बात है, जो मतलब मैं जैसे जज साहब है, लेकिन मुझे लगता है कि हम उसको क्या उस पर कॉमेंट करेंगे। मुझे सिर्फ यही है कि जो भी रिपोर्टर या काम करता है उसका कहां से फंड आया, किससे फंड आया, उसको कुछ पता नहीं रहता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो लोन ला रहे हैं कि वो इक्विटी है, कि वो किसी से उधारी है, कि वो प्रॉफिट है, कि लॉस है, ये आम रिपोर्टर को नहीं पता रहता है। और जो इसमें पत्रकार लोग, ठीक है। दूसरा ये है कि जो मेरी समझ में है, अगर कहीं कोई गफलत हुई भी है तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वो क्रिमिनल उसमें इंटेंट कहीं नहीं बन रहा है। गफलत होती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं हर एक को कुछ नोटिस भेजता है, उसका जवाब दिया जाता है। इस देश का एक व्यवस्था है। मैं उससे ज्यादा एक और चीज आपसे समझने की दृष्टि से कर रहा हूं कि ये जो जो हमारी जो बेसिक व्यवस्था है, जिसमें है कि भाई ऐसे लोग वो होगा, लेकिन अगर आप बिना कुछ किए यूएपीए में डाल दे रहे हैं, इस तरह से कर दे रहे हैं, और अब कोर्ट भी कितने केसेस वो कहेगा भाई, कोर्ट के पास भी एक लिमिटेड समय है, वो सारे केसेस तो वही कर रहा है। ऐसे में संजय सिंह का जाना या किसी का जाना मुझे पॉलिटिकली लग रहा है कि ये मोदी जी का नुकसान कर रहा है। मैं अपने घर की बात बताऊं, मेरे घर में मेरी पत्नी भाई पॉलिटिकल है, ठीक है, लेकिन कोई एक्टिविज्म उसका नहीं है। वो पेपर पढ़ के बोलती है भाई ये तो हद हो गई है, सभी को अंदर डाले दे रहे हैं, कोई भी बोल रहा है। उसका एक अंडरटोन ये भी है कि तुम भी बच के रहो भाई, तुम भी अंदर जा सकते हो। लेकिन मेरे साथ के शायद लोग धीरे धीरे अब कंडीशन हो गए हैं कि उनको ये उम्मीद है। मैं आज का एक किस्सा बता दूंगा अजीत भाई साहब। मेरे दफ्तर में आज एक कोई हमारे मित्र हैं और पहले आईएएस रहे हैं। वो जब मेरे दफ्तर आए तो कहने लगे मैंने नीचे एक पुलिस की जीप देखी और एक पुलिस की वो देखी इनोवा। कहने लगे मुझे लग गया कि आप सिंह साहब भी गए। तो अगर कोई इस तरह का आपके बारे में रख के, जबकि मैंने कहा कि अगर मैं जाऊंगा तो
मैं तो कोट करके बात करता हूँ, मैं वो रेफरेंस करके बात करता हूँ, भाषा का मर्यादा रखता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे समझ में आता है कि इस तरह की चीजें हो सकती हैं। ऐसे में पॉलिटिकली आपको क्या लगता है कि ये मतलब सबको जितना भी डरा लें, लेकिन इमरजेंसी में जो सबसे बड़ी मुश्किल थी कि डर के की वजह से इंदिरा गांधी का ज्यादा नुकसान हुआ था। इमरजेंसी में भाई कोलसे पाटिल साहब यहाँ हैं, मैं भी इमरजेंसी का विरोधी रहा हूँ, लेकिन इमरजेंसी में कुछ 2-4 ट्रेन एंड टाइम पे चलने लगी थी, कुछ लोगों ने ये नहीं याद रखा। अच्छी बात कोई नहीं याद रखे। तो एक तो मुझे कोई अच्छी ऐसी बात दिखती नहीं है, लेकिन ये सब बुलेट ट्रेन और G20 और ये सब लोग भूल जाएंगे जो आप डरा रहे हैं। तो अजीत भाई साहब, पॉलिटिकल रिपरकशन ऑफ ऑल दिस। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। इनफैक्ट ये जो फंडिंग वाला इशू जो हमने डिस्कस किया, मतलब सबको पता है कि इंडिया चाइना के बीच $100 बिलियन का ट्रेड है। $100 बिलियन, रुपया नहीं, डॉलर्स, याद रखिएगा। उसमें पूरा इंडिया का डेफिसिट है। सारा जो है वो, अजीत भाई साहब, एक हाँ एक बिलियन डॉलर में 8,000 करोड़ रुपए होते हैं, ये बता दिए लोग, 8,000 हाँ, करोड़ रुपए। और मैं कह रहा हूं $100 बिलियन का ट्रेड है, जिसमें भारत का टोटल डेफिसिट है। इनफैक्ट चाइना को जो है वो सारा सरप्लस है चाइना के हाथ में। और उसमें जैसे किसी ने पॉइंट आउट किया, प्राइवेट कैपिटल का बहुत बड़ा हाथ है। जितने इंडियन टॉप बिजनेसमैन हैं वो सारे जो हैं अपना बीच में कितना, मान स्टोरीज आ चुका है मीडिया में ओपनली कि अपना बिजनेस को शिफ्ट कर लिया है चाइना इंडिया से। मैं पर्सनली जानता हूं 20-25 बिजनेसमैन को जो अगल बगल रहते हैं, जो डिफरेंट टाइम्स पे मिले हैं, वो कहते हैं कि भाई यहाँ प्रॉफिट नहीं होता है, यहाँ एफिशिएंसी नहीं है, हम चाइना शिफ्ट कर लिए। तो फिर तो आप सबको अरेस्ट कीजिए कि भाई चाइनीज सोर्स ऑफ मनी जो है, यदि ये फंडिंग हो तो ये बेचारे तो मतलब एज एज कोकस जी पॉइंटेड आउट की, ये तो बेचारे पब्लिकली डिक्लेयर किए हुए हैं, अपने वेबसाइट पर भी ये लिखे हुए हैं कि उनका क्या सोर्स ऑफ फंडिंग है। और दूसरी बात है कि आज से नहीं, ये सोर्स ऑफ फंडिंग जब उन्होंने स्टार्ट किया था प्रबीर पुरकायस्ता ने, तब से ये सोर्स, मतलब तब डिफरेंट सोर्स ऑफ फंडिंग हमेशा बेचारे ओपनली जो है पॉइंट आउट करते हैं, उनके वेबसाइट पर पड़ा हुआ है। और उसको जो है आप यूएपीए के केसेस में क्या बोलते हैं, अरेस्ट किया। संजय सिंह के केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कह रहा था कि मैं 239 सर्चेस कर चुका हूं। भाई 239 फरवरी में उन्होंने पहला अरेस्ट किया। उस तब से जो है मनीष सिसोदिया जेल में है फरवरी से, और तब से अभी तक कुछ एविडेंस नहीं मिला। 239 ईडी के अनुसार केसेस में इन्वेस्टिगेशन हो चुका, मतलब रेड्स हो चुके हैं। और क्या मिला उनको, वो दिनेश अरोरा जो अरेस्टेड थे वो भी काफी समय से जेल में हैं, उनको इन्होंने अप्रूवर बना दिया है केस में। और अब जो है वो दिनेश अरोरा, ईडी क्लेम कर रहे हैं कि दिनेश अरोरा संजय सिंह का नाम दिए हैं और 2 और इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन का नाम दिए हैं, जो कि ईडी ने बताया नहीं। कह रहे हैं कि 2 करोड़ संजय सिंह को मिला है। क्या एविडेंस है? हमारे पास डिजिटल एविडेंस है। भाई आप 239 रेड कर चुके हैं, संजय सिंह के घर में 9 घंटे आपने रेड किया, आपको कुछ मिला नहीं। मतलब इतना इनएफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन तो मैंने जिंदगी भर 30 साल किया है जर्नलिज्म, कभी हैंडल नहीं किया कि इतने रेड्स आप किए जा रहे हैं और आपको अंत में एक अप्रूवर के कहने पर, अच्छा उस अप्रूवर को आपने अरेस्ट किया था, आपने अप्रूवर दिनेश अरोरा को अरेस्ट किया था 4 महीना पहले। तो मतलब ये अजीब तरह का जो है ना पॉलिटिकल विच हंटिंग हो रहा है ऑपोजिशन लीडर्स का, मीडिया में उनका, जो बेचारे हमेशा डेटा डाल के इन्वेस्टिगेशन करके लॉ को फॉलो करके जो स्टोरीज करते हैं उसको आप विच हंट किए जा रहे हैं। तो ये जो है ना, इसका जो है मतलब इसका ये जो है हाईलाइट, उसको जो है जब तक मेन स्ट्रीम मीडिया
इसको हाईलाइट नहीं करेगी और ये पब्लिक के पास जो है, ये जो 28 पॉलिटिकल पार्टी हैं, अब ये खाली स्टेटमेंट देना बंद करें और अलायंस करना बंद करें, इसको लेके लोगों के पास जाएं, जैसे कि ड्यूरिंग इमरजेंसी या इमरजेंसी के पहले जेपी और बाकी जो अपोजिशन लीडर्स थे, वो जब लोगों के पास लेके इसके पास इशू बनाए, तब जाके ये इशू बना। और देखिए अभी क्या क्या गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इंडिया अलायंस के लोगों के लिए। एक तो उनका अलायंस इतने दिन डिस्पाइट सारा स्केप्टिसिज्म होल्ड ऑन किया है ना। 3 मीटिंग हो चुका है पटना में, बेंगलोर में, बॉम्बे में, और इतना सारा लोग स्केप्टिसिज्म दिखा रहे हैं, अरे भाई इतने लोग हैं, मिलेंगे नहीं, ये निकल जाएगा, वो निकल जाएगा, कभी कहते हैं केजरीवाल निकल जाएगा, कभी कुछ, बट फिर भी जो कह लीजिए जो भी डिफरेंसेस हो, एक साथ सब आ गए हैं, एकत्रित हो गए हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट जो कि पराकाष्ठा पर है, और इन्फ्लेशन सबको मालूम है कि पराकाष्ठा पर है। अभी गैस का दाम जो है 200 रुपया घटाया गया था चुनाव जो स्टेट असेंबली इलेक्शन में आ रहा है उसके लिए। तो या साथ साथ मान लीजिए कि और भी दाम जो है प्रेशर में गवर्नमेंट घटा रही है, क्योंकि बुरी तरह डर चुकी है। और अब जो है ऑपोजिशन को एक ग्राउंड से एक सॉलिड एजेंडा मिला है, जिसको हम पत्रकार लेजीली कहते हैं कमंडल वर्सेस मंडल। जो मंडल इनको हराया था 1990s में वीपी सिंह के लीडरशिप में, जो इनका जो उस समय जो एक तरह से कहिएगा फर्स्ट राइज जो हुआ था, उसको हराया था, वो दोबारा साइंटिफिक बेसिस पर आया है, सिर्फ स्लोगन के बेसिस पर नहीं। बिहार में मतलब बड़ा सॉलिड सर्वे करके, आपने जो कहा 85 वर्सेस 15 कह लीजिए उसको, या जिस तरह से आप उसको देखिए, बट ये जो अंडर एस्टिमेशन ऑफ सो कॉल्ड एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट होता था इतने दिन, वो खत्म हो जाएगा। उसका जो है पता चल जाएगा कि उसका रिप्रेजेंटेटिव पावर कितना है। और इससे जो है जो सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज, जिसका एक जमाने में मेन बेस होता था अपर कास्ट, वही हर्ट होगा इसमें, है ना। और नहीं तो आप भी कहिए कि भाई आपका सर्वे के लिए है। यदि बीजेपी ये स्लोगन देती है कि भाई हमारे तो प्रधानमंत्री अमित शाह जी वो सारे ओबीसी लीडर्स हैं, या हमारे इतने सारे चीफ मिनिस्टर ओबीसी हैं, तो आप खुलेआम कहिए कि आप कास्ट सर्वे के फेवर में हैं। आप कहिए कि मंडल कमंडल का मैं सम्मिश्रण कर रहा हूं। ये आप कह नहीं सकते, क्योंकि आपका ऑफिशियल आइडियोलॉजी हिंदुत्व नेशनलिज्म है। तो ये जो है ना, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मेरे अनुसार ऑपोजिशन के लिए। और इसको, ये जो सारे इश्यूज हैं, क्या सिमिलैरिटी है आज का और इमरजेंसी के टाइम का, उसको लेके पॉलिटिकल पार्टीज को जाना चाहिए पब्लिक के बीच। जैसे अच्छा याद रखिएगा, उसमें इतने सारे लीडर्स जो हैं जो आज ऑपोजिशन में हैं, नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो, ये सारे जेपी एजिटेशन के एक तरह से स्टूडेंट्स कह सकते हैं, है ना, सारे वहीं से निकले हैं। तो इनको तो मालूम है कि माने किस तरह से रिप्ले इंदिरा गांधी ने किया था और किस तरह से आज हो रहा है। तो इस इशू को लेकर जाएं तो मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए ये बहुत सीरियस चैलेंज अभी तो हो ही रहा है। नवंबर दिसंबर में ये 2024 में जो है ये सीरियस इशू बन जाएगा। इसी पर यदि ये लोग बोले कि भाई आप साइंटिफिकली कास्ट सर्वे करके रिलीज कीजिए सारा इंफॉर्मेशन को, और यही नहीं जो है, और भी सर्वेज जो हो रहे हैं जिनका रिजल्ट आपने दबाया हुआ है, जैसे कि सेंसस 2021 जो है वो सारा हो चुका है। उस सारा डेटा को जो है छुपाया जा रहा है, दबाया जा रहा है। क्यों भाई? मतलब आज भी हम जो सेंसस आर्ग्यू करते हैं तो 2011 का, हमारे पास 2021 का सेंसस का फिगर नहीं है, जबकि 2023 अब खत्म होने वाला है। तो ये पहली बार जब से
मतलब अंग्रेजों ने 1870 में स्टार्ट किया था सेंसस। ये पहली बार सेंसस की इतिहास में 2 साल से आप सेंसस का डेटा लेकर बैठे हुए हैं, आप रिलीज नहीं कर रहे हैं। इसी तरह जैसे अनएम्प्लॉयमेंट फिगर पे डेटा सरकार बार बार, नीति आयोग के फॉर्मर चेयरमैन थे राजीव कुमार, वो बार बार कहते थे, जब भी हम उनसे पूछते थे तो वो कहते थे डेटा कहाँ है अनएम्प्लॉयमेंट का। तो मैं उनको कहता था 75 साल देश की राजनीति को हुआ और आज भी डेटा नहीं है आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट का। और जितने डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, अमेरिका हो, यूरोप हो, वो वीकली डेटा देते हैं, मंथली डेटा देते हैं अनएम्प्लॉयमेंट का, और आप एनुअल डेटा भी नहीं दे रहे हैं। तो ये दिखाता है कि सीरियसली गवर्नमेंट छुपाना चाहती है, चाहे वो डेटा हो, चाहे बेसिक इंफॉर्मेशन हो, या जो लीडर्स उनको क्वेश्चन करते हैं पार्लियामेंट में उनको वो जो है मतलब जेल में डालना। ये बिल्कुल वही रास्ता है, वो बिल्कुल इमरजेंसी का पैरेलल अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जो है। और जो मैंने आपको याद दिलाया कि ज्ञान प्रकाश ने कहा कि दैट इज वर्स, क्योंकि जिस तरह से इंदिरा गांधी के टाइम में तो भाई आपने कुछ अरेस्ट किया छोटा मोटा करके, दैट वाज इट। अभी जो है जिस तरह से इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद कर रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, उसके बाद आप जो बाकी आपने ये इश्यू उठाया था संगोल वाला तमिलनाडु का, अब जैसे ही अन्ना डीएमके अलग हुए तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन को ये जॉब दिया गया है कि आप पता लगाइए कि क्यों जो है अन्ना डीएमके बीजेपी से अलग हुआ। और उसका मेन कारण है कि इनके जो लीडर हैं तमिलनाडु में, वो बार बार अपने अलायंस को ही अटैक करते हैं। जैसे नीतीश कुमार ने कहा कि भाई इतने दिन हम बीजेपी के साथ अलायंस किए तो मुझे ही साफ करने में बीजेपी लग गया। या मान लीजिए अकाली दल ने भी यही एलिगेशन किया था, अपने ही अलायंस पार्टनर को आप खत्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ बीजेपी के लीडर्स कह रहे हैं कि अब हम विश्वास नहीं करते हैं अलायंस विथ पॉलिटिकल पार्टीज, अब हम विश्वास करते हैं अलायंस विथ सर्टेन कास्ट लीडर्स, है ना। जो मायावती एक जमाने में जो स्ट्रैटेजी अपनाई थी कि अब अलायंस पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं करेंगे, डायरेक्टली विथ कास्ट करेंगे, तो वो बीजेपी का शिफ्ट हो रहा है। ये जो मंडल कमंडल दोनों मिला के जो राजनीति करना चाह रही है, और ताकि उनका अपना बेस का एक्सपेंशन होता रहे। तो ये बड़ा इसका पॉलिटिकल फॉलआउट जो है ना, ये तो अभी पता चल जाएगा नवंबर दिसंबर में, और उसके बाद सेकेंड एडिशन होगा उसका 2024 में। यदि यही रहा इनका पॉलिटिक्स और यही रहा इनका पॉलिसी, तो बड़ा खतरनाक मतलब एरा में हम लोग घुस रहे हैं।